बोर्ड एग्जाम्स डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर अगर तैयारी हो अच्छी तो जीत है पक्की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स फुल मार्क्स का एम रखते हैं, कुछ तो केवल 60% मार्क्स ही लेना चाहते हैं और कुछ शरारती तो केवल पास ही होना चाहते हैं। आप जिस भी कैटेगरी में हैं, हमारी जीत सैंपल पेपर सीरीज को आपने फॉलो किया तो आपकी जीत पक्की। मैं हूं डॉक्टर आरपी अस्तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इसी एक प्लेटफॉर्म पर यू कैन गेट एक्सपर्टीज मैथमेटिक्स नॉलेज फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। जीत सैंपल पेपर सीरीज में मैं आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जीतना सिखा रहा हूं। इस सीरीज में मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी करवाने वाला हूं और साथ साथ में पूरे सिलेबस में हर चैप्टर में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, मैं आपको उनके सॉल्यूशंस भी दूंगा ताकि जब आप एग्जामिनेशन में जाएं तो आप विद फुल कॉन्फिडेंस पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएं। तो बच्चों, आज हम जीत सैंपल सीरीज में फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं और इस वीडियो में मैं करवाने जा रहा हूं सेक्शन ए, दैट इज ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहां आपको 15 क्वेश्चंस जो हैं दैट विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें कि आपके पास 4 चॉइसेस गिवन होंगी और उसमें से आपको एक चॉइस, राइट चॉइस फाइंड आउट करनी होगी एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। ओके, तो 15 नंबर तो इसके हो गए और फिर आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें यू हैव टू फिल द ब्लैंक स्पेस आफ्टर सॉल्व द क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चंस ही हो गए, तो टोटल जो है आपको 1 मार्क्स के 20 मार्क्स क्वेश्चन जो हैं इन 1 मार्क वाले क्वेश्चन में सेक्शन ए में आपको बनने वाले हैं। बट आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जो जिस टॉपिक में ये क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि मैं अपने ब्लूप्रिंट वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कितने कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले तो वो आप ध्यान से देख लीजिए। फिर जब जिस भी चैप्टर में वो आ रहे हैं वो चैप्टर्स आपको पक्की तरह से आने चाहिए, क्योंकि ये तुक्के मारने का काम नहीं है कि मैंने पूछ के लगा दिया, हो सकता है फिर गलत हो जाए। तो इसको सॉल्व करने का है, लेकिन थोड़ा जल्दी है क्योंकि इनकी लेंथ जो होती है वो कम होती है, मतलब लेंथ ही कम होते हैं, जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन नॉलेज आपको चाहिए। तो वो मैं आपको इस वजह से समझा रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा ये आप कोशिश करिएगा कि व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर एग्जामिनेशन, सेक्शन ए के हर एक क्वेश्चन में आप ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट ही लगाइए बस, ताकि आपको बाकी जो बड़े क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स 6 मार्क्स उनके लिए आपको टाइम जो है वो सफिशिएंट मिल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन विद फर्स्ट पार्ट, you have given the function defined with fx is equal to x square plus 1 and that function is from domain and range, codomain and range are given to be the set of natural numbers and is asking you कि इन चारों ऑप्शंस में से आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इस फंक्शन के लिए, 1 1 on 2, 1 1 and on 2 और neither 1 1 nor on 2। 1 1 की डेफिनेशन हमारे पास ये बनती है कि डिफरेंट इमेजेस हैव डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, और अगर सेम एलिमेंट है तो उनकी इमेजेस भी सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ फटाफट से हम लोग चेक कर लेते हैं। ये 2 एलिमेंट्स जो हैं हम लोगों ने ले लिए हैं फ्रॉम आवर कोड मेन एंड वी कंसीडर कि ये 2 एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर नहीं है। तो यहाँ से फिर चलते हैं हम लोग, तो इसको प्रूव भी हम लोग कर देंगे। सपोज कि हम लोग इनकी इमेजेस हैं वो बराबर नहीं ले रहे एंड यू विल कैलकुलेट दिस आंसर। ओके, तो हमारे पास क्या गिवन है, x1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 1। मैंने क्या किया, ये गिवन फंक्शन में x की वैल्यूज जो मैं ले रहा हूं इस कोडोमेन में से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से, वो मैंने पुट कर दी है। चलिए अब इसको कैंसिल करते हैं। 1 विल कैंसिल विद दिस, x1 square is not equal to x square, taking both sides square root, so x1 is not equal to x। So this means कि ऐसी इमेजेस जो आपस में बराबर नहीं थी वो डिफरेंट एलिमेंट्स की थी। एलिमेंट्स भी बराबर नहीं है तो उनकी इमेजेस भी बराबर नहीं है, वाइस वर्सा, दोनों करेक्ट होना चाहिए। इसी तरह से इसको आप यूं भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर इमेजेस बराबर हैं, दिस मींस दैट implies and is implied by the elements are also same। तो इसका मतलब है ये जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 है। चलिए 1 1 तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब वो तो ये भी तो बोल रहे हैं ना कि 1 1 on 2 हो सकता है हो, तो on 2 के लिए हम लोग क्या फिर चूज करते हैं, on 2 के लिए let the given function be given to be as y is equal to fx x square plus 1। here y belongs to our range and x belongs to
अवर डोमेन सेट। ओके, तो यहां अब x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस वन, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, सो y माइनस वन अंडर द रूट। अब y क्या है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और जो x जब हम लोग y की वैल्यू सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से लेंगे तो x की वैल्यूज क्या आनी चाहिए, वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ही आनी चाहिए, देन दैट फंक्शन विल बी ऑन टू। तो यहां चेक करके देख लीजिए, जब हम लोग y 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 4 5 6, सपोज करिए कि आप ये पुट कर रहे हैं इसमें, तो x की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 1 यहां पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 0, 2 के लिए आ जाएगी 1, 3 के लिए आएगी 2 अंडर रूट, 4 के लिए आएगी 3 अंडर रूट। देखिए यहाँ अंडर रूट आने लगे हैं, सो दीज आर नॉट नेचुरल नंबर्स, तो ये नेचुरल नंबर्स तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या बना, द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये ऑन टू नहीं है, मैंने आपको इजीली लैंग्वेज में बताया, डेफिनेशन नहीं ली इसमें, मैंने आपको ये बताया कि आप डोमेन के एलिमेंट्स को रेंज के एलिमेंट्स में पहले लिख दो, फिर देखो कि अगर हम लोग यहाँ रेंज के एलिमेंट भरते हैं तो क्या डोमेन कोडोमेन के एलिमेंट्स आने लग जाएंगे हमारे पास, नहीं आ रहे, इसका मतलब ऑन टू नहीं है भाई, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब आवर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1 1 ओनली। सेकंड पार्ट में चलते हैं, रिलेशन गिवन बाय दिस BB GG GS SG, दिस इज द रिलेशन सेट, और ये कौन से सेट से मिलके बना है, सेट BGS, इस सेट से ये मिलके बना है, इस सेट से बना है। तो इस रिलेशन को बताओ कि ये रिलेशन कौन सा हो सकता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। तो रिलेशन की हमारे पास यहाँ 3 पॉइंट्स बनते हैं उसको डेफिनेशन में। एक फर्स्ट पार्ट हमें चेक करना होता है फॉर द रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव फंक्शन, ओके। फिर हमें उसकी सिमेट्रिक चेक करनी होती है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, और फिर ट्रांजिटिविटी चेक करनी होती है, ट्रांजिटिव फंक्शन। अब ये है क्या, रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है कि if this set belongs to relation set, then a also belongs to this relation set। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ सेट 3 एलिमेंट्स है ना, तो क्या हमारे पास बिलोंग होना चाहिए फिर BB GG और SS जो है वो, ये 3 एलिमेंट्स रिलेशन सेट में बिलोंग करने चाहिए। तो BB GG तो है बट SS नहीं है, ठीक है ना, उनकी खुद की इमेजेस जो हैं, रिफ्लेक्सिविटी उस सेट में बिलोंग करनी चाहिए, तो रिलेशन सेट में नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन खत्म हो गया। सिमेट्रिविटी चेक करते हैं इसकी, सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या डेफिनेशन होती है, इफ AB सपोज 2 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट R इंप्लाइज BA बिलोंग्स टू सेट R। तो यहां देखिए बिलोंग कर रहा है कोई एलिमेंट्स, GS SG यहां बिलोंग कर रहा है, बिकॉज GS SG ये कहां बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ R, रिलेशन सेट से। इसका मतलब ये जो गिवन सेट है, रिलेशन सेट, दैट इज सिमेट्रिक। तो एक हमारा ट्रू हो गया, यानी कि सेकंड पार्ट जो है वो ट्रू हो गया। अब ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लेते हैं फटाफट से, क्या ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन क्या बनती है, सपोज वी हैव सेट ABC है ना, तो AB अगर R से बिलोंग करता है, BC अगर R से बिलोंग कर रहा है, दिस मींस दैट AC आल्सो बिलोंग्स टू सेट R। तो ये होती है ट्रांजिटिव की डेफिनेशन। मैं यहां से हमारे पास जो 3 एलिमेंट्स हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। BG क्या ये बिलोंग कर रहा है R से, नहीं बिलोंग कर रहा। फिर GS बिलोंग कर रहा है, तो BG GS, इसका मतलब BS क्या बिलोंग कर रहा है, वो भी नहीं है, तो फिर नहीं है ना, तो ट्रांजिटिविटी भी नहीं है। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिविटी भी नहीं है, ट्रांजिटिविटी भी नहीं है, सिमेट्रिक ये बनता है रिलेशन। सो इन दिस केस, इन सेकंड केस, द सेकंड ऑप्शन सिमेट्रिक ओनली इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं 2 डिटर्मिनेंट्स गिवन है हमें, इट इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। सॉल्व करके आपके पास आंसर बनेगा, यू हैव गिवन 1 माइनस x 4 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू x 8 4 माइनस 3। इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को पहले आप लेफ्ट और राइट में सॉल्व कर लीजिए। ये आएगा आपके पास -4 प्लस 4x, दिस इज इक्वल टू -3x माइनस 32, राइट।
इस -3 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, ये हो जाएगा +7x। इस -4 को राइट हैंड साइड में ले जाइए, ये बन जाएगा आपके पास -28। सो x विल बी इज इक्वल टू -4। सो अवर -4 जो है दैट इज बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ पार्ट चलते हैं। इन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A dash is 2 cross 3 and the order of the matrix B is 3 cross 5, then the order of the matrix B dash A dash क्या है, यहाँ ट्रांसपोज है, ठीक है ना। तो A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया होगा, उसका ऑर्डर बता रखा है उसने अपने को। तो बच्चा फोर्थ पार्ट के लिए आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है 2 क्रॉस 3 और B मैट्रिक्स का भी ऑर्डर गिवन है 3 क्रॉस 5, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, B डैश A चाहिए। B डैश A का मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर हमें चाहिए। तो इसका मतलब है जो सिंपल मैट्रिक्स है उसका आपको ट्रांसपोज करना है, और जिसका ट्रांसपोज हुआ है उसको आपने उस ट्रांसपोज को दोबारा ट्रांसपोज कर देंगे तो सिंपल वही मैट्रिक्स आ जाएगी ओरिजिनल। तो इसका दोनों का सबसे पहले आप ट्रांसपोज कर दीजिए। सो हमारे पास फार्मूला क्या है कि अगर ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज किया जाए तो ये ऑर्डर फिर चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया, ऑर्डर चेंज हो गया। ऑर्डर चेंज मींस रोज विल बिकम कॉलम्स एंड कॉलम्स विल बिकम रोज। तो सिंपल ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ गया 3 क्रॉस 2। बी का आप फिर कर दो आप लोग, है ना। बी का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 5, डैश करेंगे तो कितना हो गया 5 क्रॉस 3। तो बी डैश का ऑर्डर जो है वो हमारे पास आ गया 5 क्रॉस 3। चलिए अब यहां पुट कर देते हैं। बी डैश का ऑर्डर कितना आया हमारे पास 5 क्रॉस 3 और ए का ऑर्डर कितना आया 3 क्रॉस 2। अब वो पूछ रहे हैं इस प्रोडक्ट का ऑर्डर कितना आएगा। अब देखो सबसे पहले प्रोडक्ट जो है टू मैट्रिसेस की जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल हो जाए, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, जो प्री फैक्टर है उसका कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स और जो पोस्ट फैक्टर है उसकी रोज आपस में जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो यहां देखो इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो पॉसिबल तो हो गई। अब पॉसिबिलिटी होने के बाद जो रोज और कॉलम्स हमारे पास बच जाती हैं, प्री फैक्टर की रोज और पोस्ट फैक्टर की कॉलम्स, वही उसका ऑर्डर लास्ट में बनता है, रिजल्ट में वही ऑर्डर बन जाता है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास 5 क्रॉस 2, राइट। सो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में 5 क्रॉस 2 ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ पार्ट में ही इज आस्किंग यू y is equal to log of x and you have to find out the double derivative of the given function। यहां आपको फिफ्थ पार्ट में y log of x, तो एक बार डेरिवेटिव करते हैं, कितना आ गया 1 by x, x minus 1, 1 by x को हमने x पावर -1 कर लिया। तो डबल डेरिवेटिव कर दो। डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जितनी पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और उस पावर में से एक और माइनस हो जाएगा। तो -x पावर -2 कितना आ गया -1 over x स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आया हमारे पास, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सिक्स्थ पार्ट में क्रिटिकल पॉइंट का फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 इज दिस। तो जब हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमा का चैप्टर किया था उस समय क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, उन चैप्टर्स के लिंक भी मैं यहां डाल दूंगा, डोंट वरी। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स वो x की वैल्यूज होती हैं जिनके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन b 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बना कि आप पहला जो आपको फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, उसको 0 पुट कर दीजिए, 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल दो। बट दोज x की वैल्यू जो आएंगी दोज विल बी द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट देखो, जितना फंक्शन में पावर गिवन होती है ना उससे एक कम वैल्यू आती है x की। तो यहाँ x जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्रिटिकल पॉइंट जो आएगा वो सिंगल ही आने वाला है, x की वैल्यू सिंगल आएगी, राइट। तो डेरिवेटिव करते हैं फिर फटाफट से। f डैश x इज इक्वल टू 2x माइनस 10। तो क्या लिखेंगे यहाँ, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ 2x minus 10 is equal to 0, x is equal to 5. So this is your critical point of the given function. तो यहाँ x is equal to 5, that means C option is the right option. सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ पार्ट जो है इसमें, सेवंथ पार्ट में हमें इंटेग्रल का क्वेश्चन है
और यहाँ थोड़ा सा आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ e और लॉगरिथम में एक रिलेशन हमारे पास बन रहा है, वो क्या होता है, e log ऑफ a। e और log का आपस में कैंसिलिंग इफेक्ट होता है और रिजल्ट जो आता है दैट इज द फंक्शन ऑफ लॉगरिथम। जो लॉगरिथम के आगे लिखा है बस वही आ जाएगा हमारे पास। और e और log, e की पावर अगर लॉगरिथम में है तो वो खत्म हो जाता है आपस में, राइट। तो यहां क्या बनेगा फिर सेवंथ पार्ट में, सेवंथ पार्ट हमारे पास है e पावर 2 log ऑफ x इनटू dx। यहां एक फार्मूला और लगाएंगे हम लोग, n log ऑफ m, राइट। तो अगर मल्टीप्लाई है तो यहां ये मल्टीप्लीकेशन इसकी पावर बन जाती है m पावर n। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखना है। अब यहां जो है e पावर log ऑफ x स्क्वायर बन जाएगा, ये जो पावर है तो बेस की स्क्वायर आ जाएगा इसका, ठीक है, पावर आ जाएगी उसकी यूजिंग दिस फार्मूला। अब e और log जो है ये बन जाएगा ओनली x स्क्वायर इनटू dx। आफ्टर इंटीग्रेशन योर आंसर विल बी x क्यूब बाय 3। फार्मूला कौन सा लगाया हम लोगों ने, xn dx, दिस इज इक्वल टू xn प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां हमारे पास जो आंसर बना दैट इज अवर थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर। एट्थ पार्ट की ओर चलते हैं। यू हैव गिवन x पावर 2024 dx इज इक्वल टू, इसमें से कौन सा आंसर आपके पास आने वाला है, चलिए फटाफट से इसको भी मैं आपको चेक करके बता देता हूं। वेरी इजी क्वेश्चन, 8 पार्ट में थोड़ा सा आप यहां ध्यान दीजिए एक बार। माइनस a टू a fx dx, this is equal to 2 times 0 to a fx dx if fx is even function। अगर ये फंक्शन इवन है तो माइनस a टू a जो है वो 2 टाइम्स 0 टू a हो जाता है। तो यहां हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, -1 to 1 x पावर 2024, राइट। तो 2024 इज एन इवन पावर, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन हो जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू 1 x पावर 2024 dx। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। जो पीछे भी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको फार्मूला बताया xn वाला फार्मूला, यहां लग जाएगा फिर x पावर, एक इसमें जोड़ देंगे, x पावर 2025 डिवाइडेड बाय 2025, राइट। और लिमिट्स आ जाएंगी 0 टू 1। चलिए इसको पुट कर देते हैं हम लोग। यहां x की वैल्यू पुट करेंगे 1 पावर 2025 इज 1, तो यहां आ गया 1 ओवर 2025 और माइनस 0, तो आंसर क्या आया, 2 ओवर 2025। सी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। 9th क्वेश्चन में देखिए, देखते हैं आंसर आ जाएगा आपको। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है और वो बोल रहा है कि इसकी डिग्री क्या होएगी। डिग्री देखो क्या होती है बच्चों, डिग्री की डेफिनेशन, ऑर्डर और डिग्री की डेफिनेशन। ऑर्डर क्या होता है कि वो पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार डेरिवेटिव किया हुआ है। तो यहाँ मैक्सिमम टाइम कितनी बार डेरिवेटिव किया हुआ है, 2 बार, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना बना, ऑर्डर इज 2। डिग्री क्या देखनी होती है, डिग्री भी वो मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर देखनी होती है। अब आप कहो कि सर इसमें यहाँ dy बाई dx की पावर जो है आपको 3 नजर आ रही है, तो कोई बच्चे 3 आंसर देके आएंगे, नो, वो मैक्सिमम पावर नहीं देख रहे हम, तो जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसकी पावर देख रहे हैं। तो उसकी पावर तो 1 है ना, तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी इज द राइट आंसर, 1। डिग्री इज 1। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 10th पार्ट की और 10th पार्ट, y is equal to e power 2x is the solution of the differential equation। ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। 4 ऑप्शंस में वो कह रहा है कि भैया इनमें से किस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन बनेगा। अब चारों में देखो आप, चारों में जो आपको फर्क नजर आ रहा है वो डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव का रिलेशन है। तो इसका मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन है फटाफट उसका डबल डेरिवेटिव आप कर दो। तो सॉल्यूशन का डबल डेरिवेटिव करेंगे हमारे पास 10th पार्ट में y इज इक्वल टू 2x, ये सॉल्यूशन गिवन है। इसका फटाफट से आप बगैर देखे जल्दी से 2 बार डेरिवेटिव कर दो, तो y डबल डैश जो है वो आ जाएगा 4e पावर 2x। एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया। अब मैं इसी को दोबारा से उठा लेता हूं, y डबल डैश को। इस 4 के मैंने 2 फैक्टर कर लिए, एक 2 बाहर निकाल लिया और एक 2 अंदर ले लिया ब्रैकेट के अंदर। इस फैक्टर की जगह पर मेरे पास आ जाएगा, ये वाली वैल्यू मैं भर देता हूं y डैश
लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं 2y डैश इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब छांट लो उसमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका आंसर आने वाला है। सो y डबल डैश माइनस 2y डैश, सो अवर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 11th पार्ट में चलते हैं। 11th पार्ट हमें कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर प्रोडक्ट्स हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट है और एक जो है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, और आपको एंगल बताना है ए और बी के बीच में जो एंगल है। देखो ये क्वेश्चन एक ट्रिक बताता हूं आपको ना, जब आपको ऐसा रिलेशन हो और यहाँ नेगेटिव जो है आपको आ जाए, यहाँ नेगेटिव आई हुआ है ना, ध्यान दीजिए यहाँ ये जो है आपको राइट हैंड साइड में ये माइनस आया हुआ है। तो जब अगर ऐसा हो, दो प्रोडक्ट्स आपको गिवन है और आपको नेगेटिव दिया हो, तो भाई एक्यूट एंगल कभी भी नहीं आएगा फिर आपके पास। ये आंसर आने वाला है, डी इज द राइट ऑप्शन। देख के बता रहा हूँ, उस समय विद इन सेकंड्स आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन चलो इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। सॉल्यूशन भी तो आना चाहिए ना हमें। तो सॉल्यूशन क्या बनता है इसका फिर? 11th पार्ट है a डॉट बी, और इसको नीचे ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं इसको, a क्रॉस b, और हमारे पास क्या है 1/3 अंडर द रूट। चलिए अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। इनकी वैल्यू आ जाएगी a डॉट b का मतलब क्या है, a मॉडुलस b मॉडुलस cos ऑफ थीटा, और a क्रॉस b का मतलब क्या होता है, a मॉडुलस b मॉडुलस साइन ऑफ थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। और ये कितना बताया हुआ है उसमें अपने को, -1/3 अंडर रूट, राइट। तो ये मॉडुलस है, मॉडुलस का दोबारा से मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस ही आने वाला है ना। ये फैक्टर ये फैक्टर ये फैक्टर ये खत्म हो गया। n यूनिट का हम लोग मॉडुलस लेंगे तो 1 आएगा, है ना। यूनिट वेक्टर का मॉडुलस लो, मॉडुलस मींस एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके। तो यहाँ वो भी 1 आने वाला है। साइन कॉस थीटा ओवर साइन थीटा हमारे पास जो है वो बच गया है डिवाइड करने के बाद, -1/3 अंडर द रूट। ये कितना होता है? देखिए टेंजेंट जो है वो टेंजेंट 30 डिग्री इज 1/3 अंडर द रूट। इसका मतलब कॉट 60 डिग्री है ना। तो कॉट माइनस तो वैसे रहेगा, एक बार माइनस रख लेते हैं। 60 का मतलब है π/3, तो ये आ गया। अब इस माइनस को, कॉट माइनस कहाँ होता है, कोट माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस π/3। ये माइनस की वजह से मैंने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले आया। अब कितना बना, कॉट ऑफ 3 माइनस पाई, तो यहाँ आ गया 2π/3। यहाँ है कॉट थीटा, तो थीटा की वैल्यू ऑन कंपेयरिंग दीज टू वैल्यूज you will get the value of theta as 2π/3। so अभी मैंने आपको बताया ना डी ऑप्शन is the right option। ये मैंने आपको समझा दिया है क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं 13th क्वेश्चन की ओर। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन आर दिस। ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। इसमें आपको पूछ सकता है कि ये लाइन कौन से पॉइंट में से पास कर रही है, उसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है। तो दोनों बातें मैं समझा देता हूं यहाँ आपको। देखिए 3D में इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का चैप्टर आई थिंक आपने अच्छी तरह से कर लिया होगा। x - 1/3 2y, ये तो मैं आपको ना स्टैंडर्ड फार्मूला बताता हूँ सबसे पहले। तो 3D में इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमारे पास जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, x - a ओवर l, y - b ओवर m, और z - c ओवर n। ABC क्या है, जिसमें से लाइन पास कर रही है, और LMN क्या है, डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस। आपको दोनों यहाँ डिनोमिनेटर में गिवन होते हैं। तो ये जो गिवन लाइन है इसको आप इस तरह से पहले बना लीजिए। तो जो इसका फर्स्ट मेंबर है वो तो इस तरह से है ही है, सेम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ a की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 3 है। अब चलते हैं इसकी ओर। 2y + 6 है, तो यहाँ y का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है। तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां बनेगा y + 3 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ z आगे आना चाहिए, यहाँ है 1 - z, तो इसमें से माइनस कॉमन कर लो आप, तो यहां मैंने माइनस कॉमन कर लिया, z - 1 ओवर -7, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हुआ। अब ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब आप पॉइंट भी निकाल लीजिए। यहाँ a की वैल्यू जो आएगी 1 है, b की वैल्यू -3 है, और c की वैल्यू जो है दैट इज 1।
L की वैल्यू 3 है, M की वैल्यू 6 है और N की वैल्यू जो है वो 7 है। तो यहाँ जिस पॉइंट में से लाइन गुजर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बनते हैं 1 आएगा यहाँ, ठीक है, 1 -3 और 1, 1 -3 1, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गई, LMN की वैल्यूज, LMN की वैल्यूज क्या है 3 6 एंड 7। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 14th पार्ट में चलते हैं। कॉमन एरिया फॉर ईच कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड, इन चारों में से इनफिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, यूजलेस रीजन, मेन रीजन। तो जब आप लोगों ने इसमें हम लोगों ने जब लीनियर प्रोग्रामिंग करी थी उसमें जो सारी ग्राफ हम लोग बनाते उनका जो कॉमन पोर्शन होता है, ठीक है, दैट इज योर फिजिबल रीजन। तो यहाँ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 15th पार्ट में चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज हाफ, probability of B event is 3/2, probability of their intersection is 1/5. Then you have to find out the probability of A when the event as B event has already happened. तो इसमें फार्मूला क्या बनता है हमारे पास, this is equal to probability of intersection divided by जो इवेंट हो गया है, यानी कि B इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी से आप डिवाइड कर दीजिए, you will get your answer. तो probability of A intersection is 1/5 and probability of B is 3/8. तो 1/5, 8/3. So your answer is 8/15. B option is the right option. तो ये थे हमारे पास 15 ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको 15 क्वेश्चंस में मैं बताता हूं कि अच्छी तरह से आप कर लीजिए। इनके टॉपिक्स, इनके चैप्टर्स में से भी जो अदर क्वेश्चंस, इनके जो सिबलिंग क्वेश्चंस जो बनते हैं वो भी आप कर लीजिए। आपको नहीं आता तो जहां आप अटक गए हैं, जहां आपको नहीं आ रहा उसकी पिक लीजिए और मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कीजिए। आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट क्वेश्चन पर्टिकुलरली फॉर यू। ओके, पढ़ने वाले बच्चों की मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा, बिकॉज हमारा यही एम है इस मॉडल सीरीज का कि मैंने आपको जितवाना है, राइट। तो जीतने के लिए तैयार रहिए, जीत मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज में। ओके, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं फिर हम लोग। सेकंड क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जस्ट 2 मिनट निकालिए, पहले सबसे पहले खुद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टा पे आप इस चैनल के कंटेंट को शेयर कर दो। उससे क्या होगा कि जिस भी बच्चे ने इस चैनल के कंटेंट को या कुछ डिटेल में वो समझना चाहता है उसकी हेल्प हो जाएगी, और इस तरह से आप इस चैनल को बूस्ट करने में भी आपकी हेल्प रहेगी और मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहेगी कि यार हाँ, बच्चों को फायदा हो रहा है और मैं और ज्यादा अपना बेस्ट आपको दे पाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकंड क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। cos इनवर्स ऑफ cos 5/3, इसमें क्या बनता है फिर? सीधा आंसर है ना, cos इनवर्स और cos आपस में कैंसिल होने वाले हैं एंड यू विल गेट दिस आंसर एज 5π/3। cos इनवर्स और cos विल गेट कैंसिल, बस सीधा सा कैंसिल कर दो, 5/3 आ जाएगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। A इज इक्वल टू दिस, एक मैट्रिक्स है, 2 रोज है, 3 उसकी कॉलम्स हैं, such that the entries are given by this aij is equal to minus of I minus j, then you have to find out A12 एंट्री की वैल्यू आपने निकालनी है। तो A12 फिर इसमें पुट कर देते हैं आप। I की वैल्यू क्या है, मॉडुलस है, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, तो यहां हमारे पास बन जाएगा मॉडुलस के अंदर -1, मॉडुलस के अंदर -1 हो तो +1 हो जाता है, ये बाहर वाला माइनस एज इट इज, तो आंसर हमारा क्या आया -1। सो दिस A12 एंट्री इज -1। थर्ड पार्ट में हमारे पास है π/4 टू π/2 का हम लोगों ने इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, फ्रॉम π/4 टू π/2 एंड यू हैव गिवन द cot x एज द फंक्शन। तो इसका आंसर निकालने के लिए देखो थोड़ा सा पहले इसको ना हम लोग इजी कर लेते हैं और यहां एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स में π/4 टू π/2, cot x को मैंने ऐसे लिख लिया cos x ओवर sin x, ठीक है। अब हम लोग यहाँ एक फॉर्मूला, जब मैंने आपको इंटीग्रेशन का चैप्टर करवाया था उस समय हम लोगों ने एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था,
और बड़ी जल्दी बता दिया था, और तब तक तो हमारे उस चैप्टर में आया भी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है कि अगर नोमरेटर में डेरिवेटिव है और डिनोमिनेटर में ओरिजिनल फंक्शन है, इस तरह से हमारे पास अगर कोई कॉम्बिनेशन है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप दे सकते हैं log ऑफ एफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा बिकॉज वी आर डूइंग द डेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके, लिमिट्स हैं आपके पास। तो नोमरेटर में हमारे पास डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर में ओरिजिनल फंक्शन है बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा फिर log ऑफ sin x, और हमारे पास अब हम लोगों ने इसमें लिमिट्स पुट कर देते हैं फटाफट से। तो यहां बनेगा log ऑफ sin पाई बाय 2 माइनस log ऑफ sin पाई बाय 4। sin पाई बाय 2 इज 1, log 1 इज 0, तो यहां आ गया माइनस, और यहां बनेगा sin पाई बाय 2 इज 1 बाय 2 अंडर द रूट। ठीक है, अब ये देखो माइनस पावर जो है वो लॉगरिथम के साथ में मल्टीप्लाई, और हमारे पास फार्मूला क्या होता है n log ऑफ m, दिस इज इक्वल टू log ऑफ m पावर n। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये इसकी पावर बन जाती है। तो यहां माइनस जो है वो हम लोग हाफ अंडर रूट जो है हमारे पास उसकी पावर ले आते हैं। तो यहां क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा 2 अंडर रूट, है ना, इसको ऊपर ले आते हैं, तो माइनस पावर जो है वो फिर एडजस्ट हो जाएगी। अब 2 अंडर रूट की पावर कितनी है, हाफ, है ना, वो पावर है, फिर दोबारा से उसको आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां कितना बनेगा हाफ log ऑफ 2। ठीक, तो हमारे पास आंसर कितना बना, हाफ log ऑफ So our answer is half log of 2, right? Fourth part में if a line makes angles 135 degree, 90 degree, 45 degree with the x, y, z axis respectively, its direction cosines are। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले मैं आपको जरा फिगर बना के दिखा देता हूँ। रफली सा फिगर जो है, एक लाइन है जो सपोज करते हैं कि ये लाइन है हमारे पास, दिस इज एल लाइन, दिस इज मेकिंग एन एंगल 135 डिग्री, रफली फिगर है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली फिगर, 135 डिग्री विद एक्स एक्सिस 90 डिग्री, सो दिस इज द 90 डिग्री एंगल सपोज विद वाई एक्सिस, ओके, और जेड एक्सिस के साथ में ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया कि किस तरह से एंगल बन रहे हैं। एक्स एक्सिस के साथ में हमारे 135 डिग्री है, वाई के साथ में 90 है, और जेड एक्सिस के साथ में 45 डिग्री का वो एंगल मेजर कर रहा है। इट जस्ट ए रफ फिगर समझाने के लिए। तो आपके पास एल क्या बनेगा, दैट इज कॉस ऑफ अल्फा विद एक्स एक्सिस, तो यहां बनेगा कॉस ऑफ 135, कॉस ऑफ 135 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 45। ठीक है, 180 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो यहां आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ 45, दिस मींस माइनस 1/2 अंडर द रूट। m की वैल्यू यानी कि कॉस ऑफ बीटा, बीटा इज द एंगल विद द y एक्सिस, तो y एक्सिस के साथ में 90 डिग्री बना रहा है, cos 90 is 0, cos गामा विद z एक्सिस, z एक्सिस के साथ में ही दैट लाइन इज मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो यहां आएगा 1/2 अंडर द रूट। तो हमारे पास आंसर क्या बना, माइनस 1/2 अंडर रूट, 0 और 1/2 अंडर रूट। तो यहां हमारे पास आंसर्स आएंगे माइनस 1/2 अंडर रूट, 0 और प्लस 1/2 अंडर रूट। ये इनके डायरेक्शन को साइंस बन जाएंगे। अब चलते हैं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज 0.12, then probability of A will be what? Formula use करिए आप, probability of A intersection when A and B are independent events. So this is equal to the product of the probability of two events, right? तो यहां हमें निकालनी किसकी है, हमें PA की probability निकालनी है। तो probability of A is probability of A intersection B divided by probability of B। तो आप फटाफट से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 0.12 को 0.3 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आंसर आपका आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.4। तो यहाँ थे हमारे पास 5 ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स
पुट करना है, ब्लैंक स्पेस पुट करना है आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन। और ये टोटल सेक्शन ए यहाँ इस वीडियो में मैंने खत्म किया, कंप्लीट किया। मिलते हैं अभी सेक्शन बी में विद नेक्स्ट वीडियो। बने रहिए और इस सेक्शन को आप अच्छी तरह से कर लीजिए, इनके सिबलिंग क्वेश्चंस भी करिए और मुझे बताइए कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो डेफिनेटली गिव मी कमेंट्स। नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तब भी मुझे आप इंटरेक्टिव मोड में रहिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट में रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।